रैमजेट इंजन की। तो रैमजेट इंजन क्या होता है, ये क्या होता है ना कि वाहन की अग्रगति का प्रयोग करके वायु को दहन के लिए संपीड़ित कर लेता है। और रैमजेट इंजन जो है ये सुपरसोनिक गति पर बहुत अच्छे से काम करता है। सुपरसोनिक गति पर मतलब मैक 3 में ये जो है बहुत अच्छा काम करता है, दक्षता के साथ में कार्य करता है। और अगर बात करें हाइपरसोनिक में, तो हाइपरसोनिक में इसकी दक्षता कम हो जाती है। तो रैमजेट इंजन जो है सबसे बढ़िया काम किस पे करता है, सुपरसोनिक पे, ये ध्यान रखना है। सुपरसोनिक स्पीड में ये अच्छा काम करता है। हम सीरीज कर रहे हैं उसमें कई बार हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स भी बीच बीच में ले लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। अब देखते हैं स्क्रैमजेट। स्क्रैमजेट जो होता है ये हाइपरसोनिक पे बहुत अच्छा, हाइपरसोनिक गति होती है उसमें अच्छे से काम करता है, कुशलता से कार्य करता है। तो रैमजेट तो सुपरसोनिक पे काम करेगा अच्छे से, और स्क्रैमजेट जो है हाइपरसोनिक पे काम करेगा। और द्विमोड रैमजेट होता है एक, वो 4 से 8 मैक की रेंज में अच्छे से काम करता है। और ये सबसोनिक और सुपरसोनिक दोनों के दहन मोड में कार्य कर सकता है। द्विमोड रैमजेट होता है एक वो। अगला है सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रैमजेट। एक मिसाइल प्रणोदक प्रणाली है, ठोस ईंधन वाले वायु श्वसन रैमजेट इंजन का उपयोग करता है। और वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है। वजन इसका हल्का होता है और लंबी दूरी हवा से हवा में मार मिसाइल विकसित करने में सक्षम है। तो सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रैमजेट एक। तो हमने इंजनों के कई प्रकार पढ़े, हमने देखा रैमजेट इंजन, स्क्रैमजेट और द्विमोड रैमजेट और सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रैमजेट। सॉलिड फ्यूल में नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सॉलिड फ्यूल है, सॉलिड ईंधन वाले वायु श्वसन रैमजेट इंजन का उपयोग करता है ये। और एक मिसाइल प्रणोदन प्रणाली है। अब देखते हैं भूचुंबकीय तूफान क्या होता है ये। तो देखिए, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें घटित होने वाला एक शक्तिशाली विक्षोभ है ये। और यह अनेक गतिविधियों, तकनीकी प्रणालियों और महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं के लिए समस्या उत्पन्न करता है। और इसका कारण है कोरोनल मास इजेक्शन। पृथ्वी से टकराता है, जब कोरोनल मास इजेक्शन जो होता है वो पृथ्वी से टकराता है तो भूचुंबकीय तूफान होता है। भूचुंबकीय तूफान जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में घटित होने वाला एक शक्तिशाली विक्षोभ है। यह अनेक गतिविधियों, तकनीकी प्रणाली और महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं के लिए समस्या उत्पन्न करता है। और इस टाइप का एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा भी गया है। तो इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं आप देख लीजिए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है ये भूचुंबकीय तूफान। अरोरा दीप्तिमान होकर भूमध्य रेखा के नज़दीक स्थानांतरित हो जाता है। अरोरा दीप्तिमान होकर भूमध्य रेखा के नज़दीक स्थानांतरित हो जाता है। कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक ये चल सकते हैं। और तूफानों की आवृत्ति जो है सौर चक्र पर निर्भर करती है। सौर चक्र पर इसकी आवृत्ति निर्भर करती है। तो ये हमने देखा कोरोनल मास इजेक्शन के कारण क्या होता है, भूचुंबकीय तूफान आते हैं। और भूचुंबकीय तूफान में जो है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो सकता है। अरोरा दीप्तिमान होकर भूमध्य रेखा के नज़दीक स्थानांतरित हो सकता है। कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक ये चल सकता है चुंबकीय तूफान, और कई घंटों से लेकर कई दिनों तक ये चल सकते हैं। और तूफानों की आवृत्ति जो होती है वो सौर चक्र पर निर्भर करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं कील नहर के बारे में। यहाँ पे हमने कुछ दिया हुआ है। तो कील नहर सबसे व्यस्त है, विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर कौन सी है, कील नहर है। अब कील नहर है कहाँ पर, तो उत्तरी जर्मनी। मानव निर्मित है ये। उत्तरी सागर और बाल्टी सागर के मध्य के मार्ग की दूरी को कम करती है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि उत्तरी सागर में एक नदी गिरती है। उत्तरी सागर में आपको उसका नाम बताना है। आपको उसका नाम बताना है कि उत्तरी सागर में कौन सी नदी गिरती है। आगे बढ़ते हैं। राउरकेला। राउरकेला राउरकेला देखिए जर्मनी के सहयोग से चलाया जा रहा है। और यह झरिया से कोयला लेता है। कोयला कहाँ से लेता है, झरिया से। सुंदरगढ़ व केंदुझार से लौह अयस्क लेता है। सुंदरगढ़ और केंदुझार से ये लौह अयस्क लेता है। विद्युत शक्ति हीराकुंड परियोजना से लेता है। हीराकुंड बांध कहाँ है, महानदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हीराकुंड परियोजना से विद्युत लेता है ये। और जल कहाँ से लेता है, कोयल और शंख नदियों से। तो राउरकेला के बारे में हमने जाना, जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। ओडिशा में स्थापित किया गया है। ओडिशा के कहाँ पर, सुंदरगढ़ जिले में। कब किया गया है, 1959 में। यह झरिया से कोयला लेता है और सुंदरगढ़ और केंदुझार से लौह अयस्क लेता है। विद्युत शक्ति हीराकुंड से लेता है। जल कोयल और शंख नदियों से लेता है। भिलाई। भिलाई आपको पता ही है कि रूस के सहयोग से है और छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में है, दुर्ग जिले में। और कोयला कोरबा करगाली खान है। कोरबा और
करगाली खान से लेता है कोरबा। कोरबा में तो एक दोस्त है सीआईएसएफ के अंदर है, उसकी यहाँ पर ड्यूटी है फ़िलहाल, तो यहाँ पे भिलाल है, यहाँ से कोयला लिया जाता है भिलाई के लिए। और करगाली खान है, उससे भी लिया जाता है, कोरबा है और करगाली है। लोह एस्क है, लोह एस्क कहाँ से लेते हैं? डल्ली और राजहरा खानों से, डल्ली और राजहरा खानों से, डल्ली और राजहरा खानों से। ठीक है, इतना नहीं पूछेगा, मिलान करने के लिए देगा तो सीधा सीधा दे सकता है कि राउरकेला किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से है। कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है, भिलाई है, भिलाई रूस में है। और दुर्गापुर, दुर्गापुर यूके की सहायता से है, बंगाल में दुर्गापुर खोला गया है। और विद्युत दामोदर घाटी से लेता है ये, दुर्गापुर दामोदर घाटी से लेता है। और भिलाई विद्युत कोरबा संयंत्र से लेता है। और दुर्गापुर जो है रानीगंज, झरिया, कोयला पट्टी और लोहा नोआमंडी, लोहा नोआमंडी, यहाँ से ये लोग कोयले और लोहे के लोहा मिलता है इनको, लोहा नोआमंडी से लेता है और कोयला रानीगंज झरिया से ले लेता है। ठीक है, तो याद रहेगा राउरकेला जर्मनी, भिलाई रूस और दुर्गापुर यूके की सहायता से। समुद्री खरपतवार के बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए कि तमिलनाडु में विशेष आर्थिक दर्जे के साथ समुद्री सियार पार्क, समुद्री सिवार पार्क पे मत्स्य योजना के तहत बनाया जा रहा है। ये गैर पुष्पित, अब देखिए खरपतवार क्या होता है, ये समुद्री खरपतवार क्या होता है? गैर पुष्पित, इनमें जड़, तना और पत्तियां नहीं पाए जाते हैं। खरपतवार कैसा है? जिसमें जड़ नहीं है, तना भी नहीं है और पत्तियां भी नहीं है और फूल भी नहीं है। तो फिर खरपतवार में क्या क्या हुआ, क्या है फिर इसमें? इनको केल्पवन भी बोलते हैं। शरीर के प्रत्येक हिस्से से क्या करते हैं? ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं समुद्री खरपतवार। विटामिन ए, बी, सी और के पोषक तत्व है। जैव संकेतक के रूप में भी कार्य करते हैं। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की अधिकांश भारी जो धातुएं होती है उनका समुद्र खरपतवार द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाता है। टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन, पेंट के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। तो समुद्री खरपतवार एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी लाभदायक है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, एक तो ऑक्सीजन निर्मुक्त करती है, दूसरा विटामिन के सोर्स है, तीसरा जैव संकेतक के रूप में कार्य करता है, तीसरा भारी धातु का समुद्री खरपतवार द्वारा अभिग्रहण किया जाता है। टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन, पेंट के रूप में भी उपयोग में आता है। ठीक है, आगे देखते हैं डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ। तो डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ कौन स्थापित कर सकता है? सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, पहले से अनुभव रखने वाले सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक डीबीयू खोल सकते हैं, डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ खोल सकते हैं। उत्पादों और सेवाओं में खाते खोलना, नगद निकासी और जमा, केवाईसी अपडेशन, ऋण शिकायतों का पंजीकरण, ये कार्य कर सकते हैं। ये खाते खोल सकते हैं, नगद निकासी की और जमा की सुविधा प्रदान कर सकते हैं और केवाईसी अपडेट कर सकते हैं, ऋण तथा शिकायतों का पंजीकरण कर सकते हैं। और प्रत्येक डीबीयू है वो एक तरीके से बैंकिंग शाखा ही माना जाएगा। लेकिन कुछ बैंक है जिनको डीबीयू स्थापित करने की अनुमति नहीं दी है, उनमें आप देखिए, एक तो आरआरबी हो गया, अपना रीजनल रूरल बैंक हो गया, पेमेंट बैंक हो गया, पेमेंट बैंक, और स्थानीय क्षेत्र के बैंक। रीजनल की तो हमने बात करी ली, तो स्थानीय क्षेत्र के जो बैंक होते हैं उनको छोड़ करके कोई भी डीबीयू खोल सकता है जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है। ठीक है, तो डीबीयू क्या है? डीबीयू बैंकों की एक तरीके की शाखा है और ये कोई भी बैंक खोल सकता है। बस केवल एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 3 चीज़ें हैं, 3 बैंकों पर रोक लगाइए। कौन कौन से पे? एक तो आरआरबी जो होते हैं उन पे, एक जो स्थानीय लोकल एरिया बैंक होते हैं उन पे, और एक पेमेंट बैंक पर। ये लोग डीबीयू नहीं खोल सकते हैं। भारत में लोहे पे बात करें तो भारत में मुख्यतः हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहा मिलता है। और भारत में जो मैग्नेटाइट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। 72% भंडार मैग्नेटाइट के अकेले कर्नाटक में मिल जाते हैं। 2 प्रकार के लोहे भारत में मुख्यतः मिलते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। और मैग्नेटाइट जो है उसका 72%, मैग्नेटाइट का 72% अकेले कर्नाटक में, अकेले कर्नाटक में जो है मैग्नेटाइट जो मिलता है हमारे यहाँ पे मैग्नेटाइट, वहाँ मैग्नेटाइट कर्नाटक में मिल जाता है 72%। और कर्नाटक में लोहा कहाँ मिलता है? आपने देखा होगा कुद्रेमुख का आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे मिलता है। और ये देखते हैं लोह अयस्क खदानों की अवस्थिति। लोह अयस्क उस खदानों के नाम दे रखे हैं, इनको एक बार एनसीईआरटी से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। और एक बार अगर समय रहा तो मैं फिर से आपको जितने भी खाने हैं रैंकिंग वाइज जो स्टेट है वो भी करवा दूंगा। पहले हम लोग देख लेते हैं उड़ीसा।
उड़ीसा में लोहा कहाँ मिलता है? एक तो झार, मयूरभंज, सुंदरगढ़। झारखंड में सिंह भूमि में, नोआ मंडी और गुआखान। कर्नाटक में देखिए आप बाबा बुदन की पहाड़ी, कुद्रेमुख, शिवमोगा, चित्रदुर्ग और तुमकुरू यहाँ पे मिलता है। महाराष्ट्र में देखिए आप रत्नागिरी में मिलता है, चंद्रपुर में मिलता है और भंडारा, भंडारा में भी लोहा मिलता है। चंद्रपुर, रत्नागिरी। तेलंगाना में देखिए आप करीमनगर और वारंगल, करीमनगर और वारंगल में लोहा मिलता है। आंध्र प्रदेश में देखिए आप कडप्पा, करनूल और अनंतपुर। तमिलनाडु में देखिए नीलगिरी और सेलम में भी लोहा मिलता है। और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें दंतेवाड़ा में मिलता है, बैलाडीला में मिलता है और दुर्ग में मिलता है। तो हमने बहुत सारे जिले देख लिए एक नज़र में। सुंदरगढ़, मयूरभंज और झार या केंदुझार भी बोलते हैं इसको, केंदुझार। मयूरभंज, सुंदरगढ़ उड़ीसा में है। सिंह भूमि झारखंड में है। बाबा बुदन, कुद्रेमुख, शिवमोगा और तुमकुरू कर्नाटक में है। और महाराष्ट्र में कौन कौन सा है? रत्नागिरी है, चंद्रपुर है, भंडारा है। चंद्रपुर है और भंडारा है। करीमनगर और वारंगल, करीमनगर और वारंगल तेलंगाना में है, ये ध्यान रखना है। करीमनगर और वारंगल तेलंगाना। आंध्रा में तो कडप्पा हो गया, अनंतपुर हो गया, करनूल हो गया। सेलम और नीलगिरी तमिलनाडु में है और छत्तीसगढ़ में दुर्ग, दंतेवाड़ा, बेलाडीला सबको पता है। मक्के के बारे में देखो, अनाजों की रानी बोलते हैं इसको। अनाजों की रानी क्या? मक्का। और खरीफ और रबी दोनों में पाया जाता है। टेम्परेचर होना चाहिए इसके लिए 21 से 27 डिग्री के लगभग। तो उगाने में जो क्षेत्रफल है वो भारत का 4th नंबर पे आता है उगाने में। और उत्पादन तो हम पीछे ही रहते हैं ज़्यादातर चीज़ों में, तो 7वें नंबर पर हम। विश्व के क्षेत्र का 4% और उत्पादन का 2%। तो हम यहाँ जितना हमारे यहाँ क्षेत्रफल हम ज़्यादा बोते हैं ना, तो विश्व के क्षेत्र का 4% हम लोगों के पास है, लेकिन उत्पादन हम केवल कितना कर पाते हैं? 2% ही कर पाते हैं। और उत्पादन में हमारा स्थान कौन सा है? 7वां। और वैसे बोने में हमारा स्थान है 4था। रोपण, रोपण कृषि कौन सी होती है? वाणिज्य कृषि का एक प्रकार होता है ये। हमने रोपण कृषि के बारे में, कोको कैसी है? रोपण है। कहाँ मिलती है? भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। कोको रोपण कृषि है। रोपण फल है एक तरीके का, है ना। चाय, कहवा, गन्ना, रबड़, केला, कपास, ये सब रोपण कृषि के उदाहरण है। कौन कौन से? चाय, कहवा, गन्ना, गन्ना को भी रोपा जाता है, रबर, केला, कपास। वृहद श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। आपको पता है ये रोपण कृषि है तो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। प्रबंधकीय और तकनीकी सहायता, खेती की वैज्ञानिक पद्धति आवश्यक होती है इसमें। वैज्ञानिक पद्धति से ही आप फसल अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। उत्पाद का प्रसंस्करण खेत पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। अब मैग्नीज की बात कर लेते हैं। मैग्नीज पर हम एक बार पहले भी बात करते हैं कि मैग्नीज स्वतंत्र नहीं मिलता है। मैग्नीज किसके साथ मिलता है? लोहे के साथ में मिलता है। लोहे प्रगलन हेतु कच्चा माल है। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मैग्नीज पाया जाता है। वैसे सभी भूगर्भिक संरचनाओं में भी मिलता है, लेकिन धारवाड़ क्रम में मैग्नीज मिलता है। और देखिए हमने पढ़ा था मैग्नीज कहाँ मिलता है, तो ये जो इनका रैंकिंग है, ये आप एक बार फिर से देखना है आपको ना, फिर से देखना है। यहाँ से ना देखे, आपको 2 तरीके से देखना है इसको। एक तो इसके भंडार में कौन कौन से है, और एक इसके उत्पादन में किस किस की रैंक है। ठीक है, तो भंडारण और उत्पादन दोनों देखना है आपको। यहाँ से ये ना देखे, यहाँ से आप सिर्फ जगह देख लो इसकी। जैसे मैग्नीज से कहाँ कहाँ मिलता है? उड़ीसा में मिलता है, कर्नाटक में मिलता है, महाराष्ट्र, MP, इतनी जगहों पर मिलता है। तो देखिए उड़ीसा में कहाँ कहाँ मिलता है, जहाँ से लगभग लोहा मिलता है, जहाँ से लोहा मिलता है वहाँ से मैग्नीज भी मिलता है। तो देख लीजिए बोनाई, केंदुझार, सुंदरगढ़, मयूरभंज, कोरापुट, गंगपुर, कालाहांडी, बोलनगिर। कर्नाटक की धारवाड़ क्रम की चट्टानों में बल्लारी, बेलगावी, उत्तरी कनारा, चिकमंगलूर, शिवमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकुरू। और महाराष्ट्र में देखिए आप रत्नागिरी, नागपुर, भंडारा, बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमाड़, मंडला, झाबुआ। विश्व में दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, गैबोन, चीन। दक्षिण अफ्रीका में मैग्नीज मिलता है, ब्राजील में मिलता है, ऑस्ट्रेलिया, गैबोन, चीन। तो ये नाम आपके पड़े हुए हैं वैसे तो, लेकिन खनिज का मैं आपको कहूँगा कि ये स्थान और इनकी रैंकिंग ये आप अलग से एक बार देख लेना। मुझे टाइम मिला तो मैं बता दूंगा, बस मोटा मोटा यहाँ एक बार देख लीजिए, लेकिन इसका डिटेल में हम लोग एक जगह कर लेंगे ताकि अच्छे से याद रह जाएगा। एक वीडियो डाल देंगे खनिजों के ऊपर भी। यहाँ से अभी ज़्यादा आपको देखना नहीं है, बस हल्का हल्का मोटा मोटा ध्यान रहे कि लोहे जहाँ जहाँ मिल रहा है वहाँ वहाँ मैग्नीज भी है लगभग। आगे देखिए, एक है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग नॉर्थ अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप को जोड़ता है। आपको पता है अटलांटिक महासागर भी यही काम करता है। और यहाँ से जो विदेश व्यापार होता है
वो शेष विश्व के संयुक्त व्यापार से अधिक है। देख लीजिए यूरोप और अमेरिका के बीच में इतना व्यापार हो रहा है। और विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इसी मार्ग से होता है, 1/4 व्यापार यहीं से होता है। और वृहद ट्रक मार्ग भी कहते हैं, वृहद ट्रंक मार्ग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अगला देखिए सूरजमुखी। सूरजमुखी का आपने फूल के बारे में खूब सुना होगा। तो क्या होता है सूरजमुखी? सूरजमुखी वनस्पति तेल का स्रोत है और भारत इसके बड़े उत्पादकों में से एक है। सूरजमुखी का पेड़ हमारे कहीं भी दिख जाता है ना। प्रकाश असंवेदी फसल है, इसे पूरे भारत में किसी भी ऋतु में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है, जैसे खरीफ, रबी या बसंत में। तो देखिए आप सूरजमुखी कैसी है, किसी भी मौसम में उगा लो इसको, प्रकाश की भी जरूरत नहीं होती। मतलब प्रकाश असंवेदी फसल है, प्रकाश से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। ऋतु व दिन की लंबाई से अप्रभावित होता है, ये ऋतुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको दिन की लंबाई से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सूरजमुखी के बारे में आपने देखा कितना स्पेशल पेड़ है ये। और कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में और बिहार में ये खूब होता है। आगे देखते हैं अकाउंट एग्रीगेटर। अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है? कुछ इकोनॉमिक्स पे भी आ जाते हैं हम लोग। देखिए क्या होता है, इसके बारे में कुछ बातें बताई गई है अकाउंट एग्रीगेटर के बारे में। आरबीआई जो होता है वो विनियोजित, आरबीआई द्वारा विनियमित, किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उससे संबंधित डेटा साझा नहीं किया जा सकता। अकाउंट एग्रीगेटर जो है डेटा को नहीं देख सकता। अकाउंट एग्रीगेटर जो होते हैं वो भी डेटा को नहीं देख सकते। आधार आधारित ई-केवाईसी, सी-केवाईसी केवल केवाईसी उद्देश्यों के लिए पहचान निर्धारित करने वाले केवल 4 प्रकार के डेटा को साझा करने की अनुमति है। कूट भाषा और डिजिटल हस्ताक्षर जैसी तकनीक का उपयोग कागजी दस्तावेजों को साझा करने की तुलना में इस प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाती है। उपभोक्ताओं के लिए पंजीकरण करना स्वैच्छिक है। अकाउंट एग्रीगेटर जो होते हैं वो भी आपके डाटा को साझा नहीं कर सकते हैं। एक बार इसको आप लोग क्लियर कर लेना, क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ था लेकिन अभी ठीक से मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन इसकी 3-4 विशेषता यहाँ पे दे रखी है, वो आप ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका आराम से इन्हीं से एलिमिनेट हो जाएगा। या तो देखो क्या होता है, आरबीआई द्वारा ये विनियमित होता है, पहली बात। दूसरी बात, किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके संबंध में डेटा साझा नहीं किया जा सकता है। अकाउंट एग्रीगेटर जो होते हैं, अकाउंट एग्रीगेटर एक तरीके से मेरे हिसाब से जोड़ने वाले होते हैं दो अकाउंट्स वगैरह, दो अकाउंट्स को, या फिर जो बैंक होता है उसको और बाकी बीमा कंपनियों के बीच को जोड़ने वाला जो होता है ना, उसको अकाउंट एग्रीगेटर बोलते हैं, शायद ऐसा कुछ है। आप एक बार ध्यान से इसको देख लेना, सर्च कर लेना एक बार गूगल पे, तो सारा डिटेल इसका आ जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म है। मेरा पढ़ा हुआ था लेकिन अभी थोड़ा सा मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोग एक बार इसको देख लेना। विशेषता इसकी देख लेते हैं। आरबीआई द्वारा विनियमित होता है, सहमति के बिना, किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसका डेटा साझा नहीं किया जा सकता। अकाउंट एग्रीगेटर जो होता है वो भी इसको नहीं देख सकता। और ये जो केवाईसी उद्देश्यों के लिए पहचान निर्धारित करने वाले केवल 4 प्रकार के डेटा को साझा करने की अनुमति देता है ये। और कूट भाषा और डिजिटल हस्ताक्षर जैसी तकनीक का उपयोग कागजी दस्तावेजों को साझा करने की तुलना में इस प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाती है। और उपभोक्ताओं के लिए पंजीकरण कराना स्वैच्छिक है। आगे देखते हैं। हेलिना क्या है? हेलिना नाग मिसाइल, नाक से संबंधित आपको पता है। दाग और भूल जाओ है, नाक को दाग और भूल जाओ तो बोलते ही है। सीधे हिट मोड व टॉप अटैक मोड दोनों में लक्ष्य को भेज सकती है। हिट मोड में और टॉप अटैक मोड में दोनों में हेलिना जो है लक्ष्य को भेज सकती है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर है, हीराकुंड बांध महानदी पर है, उड़ीसा में है। रिहंद यूपी में है। और मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है, सलाल चिनाब नदी पे है। तो आपके ध्यान कौन सा रखना है? ऊपर वाले दो तो याद है, लेकिन ये मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर और सलाल बांध चिनाब नदी पर। मेट्टूर और सलाल। वेदांतागल पक्षी, वेदांतागल पक्षी अभ्यारण्य, वेदांतागल कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। देश का सबसे पुराना जल पक्षी अभ्यारण्य, ये जल पक्षी अभ्यारण्य वेदांतागल सबसे पुराना है। प्रवासी पक्षियों का घर है ये। और यहाँ पे टिटहरी, नीले पंखों वाली चेती, गार्गने, भूरा खंजन, पिनटेल, इस तरीके के ये पक्षी मिलते हैं, या फिर जो भी जीव जंतु है आप एक बार देख लेना। तमिलनाडु में है वेदांतागल पक्षी अभ्यारण्य और सबसे पुराना जल पक्षी अभ्यारण्य है। प्रवासी पक्षियों का घर है और कुछ जल में रहने वाली ये जीव जंतु के नाम दिए गए, वो तो मिलेंगे ही। यूरेनियम की बात कर लेते हैं। यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के पास में है यूरेनियम धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलता है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं। भारत में अपेक्षाकृत कम भंडार है यूरेनियम के। आंध्र प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश में ठीक ठाक है, फिर झारखंड और मेघालय इस क्रम में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार है।
तो आप देखिए, एक तो आंध्रा, एक झारखंड, एक मेघालय। थोरियम की बात कर लेते हैं। थोरियम कहाँ पे मिलता है? थोरियम केवल केरल, केवल नहीं, केरल, तमिलनाडु के मोनोजाइट व इल्मेनाइट से प्राप्त। और मोनोजाइट के भंडार कहाँ पे है? केरल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। तो केरल में तो कहाँ पे है? कोल्लम में है, पलकुडू में है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है, और उड़ीसा की महानदी के आसपास भी मिलता है। तो इस तरीके से ज्योग्राफी का ये वाला चैप्टर खत्म हुआ। अब आगे भी हम इस तरीके की वीडियो लाते रहेंगे। कुछ कुछ वीडियोज़ है, उनमें अगर आपको क्लियरिटी नहीं आ रही है तो आप उसको कमेंट में लिख दीजिएगा कि ये टॉपिक ठीक से समझ में नहीं आया है। उसको हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में ठीक किया जा सके, या फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ भी उसको थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे। इसी तरीके से इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, ताकि जो टेस्ट देते हैं उस टेस्ट के साथ में हम उसमें से क्या निकाल रहे हैं, क्या हम नया जान रहे हैं, वो हमें पता होना चाहिए।